हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142। जब तक जिंदगी में रहिए प्रेम से रहिए, जिंदगी में रहिए प्रेम से रहिए, जिंदगी के बाद तो फ्रेम में रहना ही है। क्या होता है, अक्सर आपने देखा होगा कि जब लोग मरते हैं तो उनकी एक तस्वीर बनती है। प्रारंभ में उन्हें कच्चे फूलों की माला चढ़ाई जाती है, फिर क्या होता है, बाद में उन्हें जो कृत्रिम फूल हैं उनकी माला उन्हें चढ़ाई जाती है और दीवारों पर उन्हें टांग दिया जाता है। और जब घर की पुताई रंगाई होगी, फिर आपके बच्चे क्या करेंगे, उस फोटो को उतार कर किसी कपड़े किसी किताब के नीचे दबा देंगे। 2-4 साल बाद आपका फोटो कहाँ गया पता नहीं, नामो निशान मिट जाएगा। जब हमारे मरने के बाद हमारी नामो निशान तक मिट जाएगी, तो फिर जब तक जिंदगी में हैं तो भाई प्रेम से रहें, नहीं तो बाद में तो फ्रेम में रहे, यानी कि प्रेम और नहीं तो फ्रेम। ठीक है, तो चलते हैं, ज्यादा समय ना लेकर के हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। पाठ के जितने दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन हैं, इन सारे दीर्घोत्तरीय क्वेश्चनों को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझेंगे ताकि आपके एग्जाम में जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए आप आराम से उसको हल कर सकें। तो ज्यादा देरी ना करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। सुनिए, रासायनिक समीकरण क्या है? निम्नांकित समीकरण से कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है। यानी आपसे क्या कहा कि आप जो रासायनिक समीकरण है उसकी परिभाषा लिखिए। तो हम लोग कल भी पढ़े थे इसके बारे में कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र या संकेत में हम लोग लिखते हैं, तो इसको कहते हैं रासायनिक समीकरण। फिर समझते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र या संकेत में लिखने की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे हमने एक उदाहरण कल पेश किया था, हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में अभिक्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाती है। अर्थात इसको अगर हमें समीकरण के रूप में लिखना हो तो लिखेंगे H2 प्लस Cl2 तीर 2HCl, यानी कि H2 प्लस Cl2 तीर 2HCl। ये क्या है? रासायनिक समीकरण है। रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र या संकेत में लिखने की प्रक्रिया रासायनिक समीकरण कहलाती है। दैट्स ऑल। अब इसके बाद फिर से कह रहा है कि आपके सामने एक समीकरण हमने दिया है, लिखा हुआ है 2SO2 प्लस O2 2SO3, यानी सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती है। ठीक है, तो इससे आपको क्या क्या सूचनाएं प्राप्त हो रही है? तो लिखेंगे उपयुक्त समीकरण से निम्न सूचनाएं मिल रही है कि अभिक्रिया में अभिकारक कौन है, यानी कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं, उत्पाद क्या बन रहा है, यह समीकरण किस प्रकार की है, संयोजन है, वियोजन है, उष्माक्षेपी है, उष्माशोषी है, किस तरह की है, इसकी जानकारी हमें मिल जाती है। और अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं अभिकारक, उनके परमाणु क्या हैं, उनके अणु कितने हैं, इसकी भी जानकारी हमें मिल रही है। हमें दिखाई पड़ रहा ऑक्सीजन के 2 अणु हैं और सल्फर डाइऑक्साइड के भी 2 अणु हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आशा है आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी तरह समझ में आया होगा, लेकिन एक बार रिवाइज अगर हो जाए तो मजा आ जाएगा ना। तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है सुनना। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो आप परीक्षा में लिखिएगा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र या संकेत में लिखने की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन जब अभिक्रिया करते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाते हैं। इस रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में H2 प्लस Cl2 2HCl के रूप में लिखते हैं। कोई दिक्कत? अब आगे फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, उपयुक्त समीकरण से निम्न सूचनाएं प्राप्त हो रही है। नंबर 1, अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं। नंबर 2,
उत्पाद के रूप में क्या बन रहा है। नंबर 3, यह अभिक्रिया किस प्रकार की है। नंबर 4, अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक हैं या उत्पाद हैं उनमें परमाणु या अणु की संख्या क्या है, इसकी जानकारी मिल रही है। आशा और उम्मीद है क्वेश्चन 1 समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, सुनिएगा। कहता है आपसे कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना है। अब इसको संतुलित करके हम लोग चेक करेंगे, देखेंगे कि संतुलित कैसे होता है। अब देखिए, आपसे यहां पर संतुलित करने के लिए हमने कल बताया था अनुमान विधि। तो आप लिखेंगे हल। अभिकारक में कैल्शियम कितने हैं भाई, 1 है। ऑक्सीजन कितना है भाई, तो ऑक्सीजन यहां है 2 और यहां है 3, कितना हो गया 5। H कितने हैं यहाँ, तो H है यहाँ 2, 1 यहाँ है कितना 3। N कितने हो गए 1। अब उत्पाद में देख लीजिए, उत्पाद में कितने भाई कैल्शियम, तो 1 है। चलिए बहुत अच्छा। ऑक्सीजन कितना है, तो 3 दूना 6 और 1 7 है। हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, 2 है। और नाइट्रोजन N कितना है, N है 2। क्योंकि बाहर से लगी हुई है तो इसका मतलब दोनों का है, ठीक है। बहुत अच्छी बात, इतना समझ गए। अब इसको हमको क्या करना है, बराबर करना है। तब बराबर करने के लिए सबसे पहले देखिए, हाइड्रोजन यहाँ 5 और यहाँ कितना है, तो अभिकारक में 2 कम है, तो हमको 2 बढ़ाना पड़ेगा। चलते हैं, तो लिखेंगे समीकरण को Ca कोष्टक OH बंद 2 प्लस HNO3 तीर Ca कोष्टक NO3 2 प्लस H2O, है ना। अब अभिकारक में हुआ है तो कमी तो अभिकारक में बढ़ाइए। तो आप इस 2 को 4 नहीं कर सकते हैं, या तो 2 यहां लिखेंगे या 2 यहां लिखेंगे ताकि हमारा पुर जाए। तो हम चलिए 2 यहां लिख देते हैं, क्लियर। तो अब 2 लिखने के बाद हमें कैल्शियम क्या मिला, कैल्शियम हो गया हमारा 2। ऑक्सीजन हो गया आपकी बारी, 2 दूनी 4 और 3 7। H हो गया आपका 2 दूनी 4 और N हो गया आपका कितना 1। अब उत्पाद में चलिए, कैल्शियम हो गया 1, ये हो गया 3 दूना 6 और 1 7। हाइड्रोजन हो गया 2 और ये हो गया कितना 2 दूनी 4 1 5 है, यहाँ 5 होगा ना। और ये नाइट्रोजन कितना हो जाएगा 1, क्लियर। अब फिर देखते हैं कि 1 तो बिगड़ गया, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। 2 CaOH बंद 2 प्लस HNO3 तीर CaNO3 2 प्लस H2O, है ना। अब क्या करेंगे, अब इधर में देखिए, यहां फिर कैल्शियम बिगड़ रहा है, तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहां पर 2 डालना होगा। तो 2 डालते हैं। तो अब आपके पास कैल्शियम का हो गया 2, ऑक्सीजन का हो गया 7, हाइड्रोजन का हो गया 5 और नाइट्रोजन का हो गया 1। अब इधर कैल्शियम हो गया आपके पास 2, नाइट्रोजन हो गया 2 दूनी 4, तो नाइट्रोजन हो गया आपका 4। ऑक्सीजन हो गया 3 दूना 6, 6 दूनी 12 और 12 1 13। हाइड्रोजन हो गया आपका कितना 2। चलिए सब बिगड़ गया, फिर से आगे बढ़ते हैं। फिर से 2 Ca कोष्टक OH बंद 2 प्लस HNO3 तीर 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 2 CaNO3 2 प्लस H2O। अब देखिए इतना था। अब इसमें हमको बढ़ाना किधर से, देखिए
इधर से देखिए अब गौर करके फिर से कैल्शियम ऑक्सीजन में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, हाइड्रोजन में डिफरेंस आ रहा है और नाइट्रोजन में डिफरेंस, इस सब में कमी आ रही है। तो इसको बढ़ाते हैं, जैसे नाइट्रोजन को बढ़ाते हैं, कितना है 4 है, तो इधर नाइट्रोजन को बढ़ाएंगे, तो इधर नाइट्रोजन है तो इसको कितना बढ़ा देंगे हम लोग, 4 कर देते हैं, 4। तो आपके पास कैल्शियम हो गया कितना, 2, हाइड्रोजन कितना हो गया आपके पास, तो 2 दूनी 4 4 8, ऑक्सीजन कितना हो गया आपके पास, तो 2 दूनी 4 4 तिया 12 4 16, कितना हो जाएगा 16, 4 तिया 12 4 16, और नाइट्रोजन कितना 4। अब इधर देखिए कैल्शियम कितना 2, कैल्शियम कितना, हाइड्रोजन 2, तो 2 दीजिए। अब ऑक्सीजन कितना, तो 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 1 13, और नाइट्रोजन कितना आपके पास, नाइट्रोजन 2 दूनी 4 हो गया। अब आगे बढ़िए, फिर अब इसमें कम रहा हाइड्रोजन में, चलिए तो अब लिखिए 2CaOH बंद 2 प्लस 4HNO3 तीर 2CaNO3 2, अब प्लस, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन क्या हो रहा था, कम रहा है, तो इसको 4 कर दीजिए आप, 4 तो हो गया 4H2O, है ना। अब गौर करके देखिए कैल्शियम कितना हो गया इधर 2, हाइड्रोजन कितना 8, ऑक्सीजन कितना 16, और नाइट्रोजन कितना 4। अब इधर देखिए कैल्शियम कितना 2, हाइड्रोजन कितना 8, ऑक्सीजन कितना, 3 दूना 6, 3 दूना 6 दूनी 12 4 16, और नाइट्रोजन कितना 4, हो गया संतुलित। ठीक है, बस इसी तरह से हमें अनुमान विधि द्वारा हमें संतुलित करना होता है, कोई दिक्कत, बस बढ़ाते चलिए, जिधर कम रहा है उधर बढ़ाइए, जिधर कम रहा है उधर बढ़ाइए, क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो आप लोग समझ गए होंगे इसको। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का रोमन संख्या 2। देखिए इसमें भी एक संतुलित करने वाला हिसाब है, सुनिएगा बाजी, कह रहा है आपको संतुलित करना है समीकरण को। समीकरण क्या है, Al प्लस CuCl2 तीर AlCl3 प्लस Cu, अर्थात देखिए संतुलित कैसे करेंगे हम लोग, अनुमान विधि द्वारा लिखेंगे हम लोग Al यानी एल्यूमिनियम कितने हैं इतने अभिकारक में, 1 परमाणु, Cu कितनी है भाई 1 है, और Cl कितनी है भाई 2 है। अब उत्पाद में कितना है, Al भी 1, और Cu कितना है भाई 1, और Al कितना है, ये मामला बिगड़ दिया ई आके ना 3 करके, तो इसका मतलब है कि अभिकारक में कम है और उत्पाद में ज्यादा है, तो अभिकारक में बढ़ा देंगे। चलिए बढ़ाने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे Al प्लस CuCl3 कर देंगे, और लिखेंगे AlCl3 प्लस Cu। अब हो गया बराबर, 2 को क्या कर देंगे हम लोग 3 कर देंगे। देखिए एक बच्चे कह रहे हैं कि सर ऐसे नहीं होगा, बात तो सही बोली, हमने आपको समझाया था कि हम इसको जो ये लिखा हुआ है ना, इसको हम बढ़ा घटा नहीं सकते हैं, अब इसके साइड में लगाएंगे, इधर साइड से, है कि नहीं। तो अब क्या करते हैं हम लोग, इधर 2 लगा के देखते हैं, चलिए तो यहाँ 2 हम बढ़ा देते हैं, तो अब हो गया हमारे पास Al बराबर कितना 1, Cu कितना 2, और Cl कितना 4, इधर हो गया 4। अब इधर बढ़ते हैं, Al कितना 1, Cu कितना 1, और Cl कितना 3। अरे भाई बढ़ाए तो मामला बिगड़ गया रे, नहीं तो अब ऐसा नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्या करेंगे, देखिए अब Al बिगड़ गया, नहीं Al तो ठीक है, Cu बिगड़ गया, Cu क्या हो गया, चलिए तो अब लिखेंगे हम लोग Al प्लस 2CuCl2 प्लस AlCl3 प्लस 2Cu कर देंगे, क्योंकि कॉपर को अब बढ़ाना पड़ेगा हमको। चलिए अब लिखेंगे हम लोग Al कितना भाई रे, यहाँ 1, Cu कितना 2, Cl कितना 4, इधर कितना Al 1 है, Cu कितना है 2, और Cl कितना हो गया 3, तो फिर से गड़बड़ा रहा है इधर में, तो अब इधर बढ़ाते हैं क्या। चलिए तो अब इसके लाइन और भर जाते हैं हम लोग इधर से,
Al का Al 2CuCl2 इधर कर देते हैं हम लोग 2 तो AlCl3 और 2Cu हो गया। चलिए आगे बढ़ के देखते हैं यहां से हमारा पूरा हो रहा है कि नहीं। Al कितना है भाई रे यहाँ 1, Cu कितना हो गया यहाँ 2, Cu कितना हो गया और Cl कितना हो गया 4। अब Al कितना है इधर में 2 और Cl कितना हो गया 6 और Cu कितना हो गया 2। आहे भाई एगो समझता है कि दूसरा बिगड़ जाता है। चलो फिर से देखते हैं आगे बढ़ते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं यहाँ देखिए Al क्या हो गया कम हो गया ना तो 2Al प्लस 2Cu और Cl2 तीर 2AlCl3 प्लस 2Cu। गौर करके देखिए इधर कमती किस में है अभिकारक में कमती है। अभिकारक में तो कमती है तो इसको क्या करेंगे बढ़ौती कर देंगे क्या है कि नहीं। तो 2 का तो बढ़ा दिए इसमें ई तो Cu बराबर है ई क्या हो रहा है कम हो रहा है। तो इसको अगर हम 3 कर दें तो कोनो दिक्कत। हाँ कर सकते हैं हम ई न दिया हुआ है समीकरण में ई न दिया हुआ है यहाँ तो नहीं ना दिल है तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं हम बढ़ा सकते हैं। तो बढ़ा दिए। अब देखिए Al कितना हो गया भाई 2 और Cu कितना हो गया आपको 3 Cu 3 और Cl कितना 6। अब इधर देखिए Al कितना इस 2 तो हम दिए थे तो हम इसको फिर कर देते हैं 3 तो 3 हो गया और Cl 3 दूना कितना हो गया यानी फाइनल हो गया 2Al और 3CuCl2 प्लस 2AlCl3 और 3Cu हो गया संतुलित। बस यही अनुमान है। अब कहिएगा सर आपने तो यहाँ पहले 2 रखा फिर 3 क्यों दिया। हमने 2 दिया लेकिन हमने कोशिश किया कि 2 से पुर जाए और 2 से जब नहीं समझ में आ रहा था तो 3 देने से समझ में आ रहा था तो हमने 3 बैठा दिया। अब कहेगा सर आप इसको काहे नहीं चेंज करते हैं। तो किताब कहता है कि रे भाई इसको तुम चेंज नहीं कर सकता है जो दिया हुआ है वही रहेगा। ई वाला आगे वाला को जो है ना पुछड़ा को उसको तुम हटा सकता है ठीक है ना पिछला पुछड़ी को तूने हटा सकता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आगे चलते हैं बाकी आप लोग वीडियो से देख लेंगे। अब क्वेश्चन आगे क्या कहता है सुनना। क्वेश्चन नंबर 3 है विस्थापन और उभय विस्थापन अभिक्रिया में अंतर पूछता है। देखो विस्थापन किसे कहते हैं तो हम लोग चैप्टर पढ़े थे कि वैसी अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में हमने पढ़ा था कि वैसी अभिक्रिया के बाद उनमें जो एक परमाणु होगा वह दूसरे परमाणु का स्थान ले लेगा। यानी एक परमाणु दूसरे परमाणु को हटा के अपनी जगह ले लेगा तो उसको कहते हैं हम लोग विस्थापन अभिक्रिया। जैसे हमने एक उदाहरण पेश किया था कि CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट का एक विलयन है जिसमें फेरस आ गया तो फेरस ने कॉपर का जगह ले लिया और बनाया फेरस सल्फेट और Cu को क्या कर दिया विस्थापित कर दिया। नहीं तो ये था हमारा विस्थापन अभिक्रिया। फिर समझते हैं विस्थापन अभिक्रिया क्या था कि वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया में एक परमाणु दूसरे परमाणु को हटा के ओकरे जगह ले ले तो उसको हमने कहा था विस्थापन अभिक्रिया। समझने के लिए हमने बताया था कि एक कॉपर सल्फेट की विलयन है। सल्फेट बड़ी सुंदर है जिसमें कॉपर के साथ इसकी दोस्ती थी हमने समझाया। लेकिन ये लोहा जो आया ना ये बहुत खचरा था। ये अपना स्टाइल से ना इसको अपने तरफ आकर्षित कर लिया किसको सल्फेट को बना लिया फेरस सल्फेट। यानी कॉपर का जो दोस्ती था उसको हटा दिया। कॉपर का जगह कौन ले लिया भाई फेरस ले लिया और कॉपर को क्या कर दिया जगह से अपनी हटा दिया। इसको कहते हैं हम लोग विस्थापन। आगे था उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो उभय का मतलब होता है दोनों। उभय का मतलब यानी अभिकारक में उपस्थित जो भी परमाणु होंगे वो अपने मूलकों का क्या करेंगे विनिमय करेंगे बदला बदली करेंगे तो उसको कहते हैं हम लोग उभय विस्थापन। NaCl AgNO3 में हमने देखा कि AgCl के साथ अभिक्रिया किया NaNO3 के साथ अभिक्रिया किया। यानी कहने का अर्थ है कि अभिकारक अपने मूलकों को क्या कर रहा है विनिमय कर रहा है बदला बदली कर रहा है तो इसको कहते हैं हम लोग उभय विस्थापन अभिक्रिया। यानी AgCl के साथ
NaNO3 के साथ अभिक्रिया कर लिया, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? उभय विस्थापन। दैट्स ऑल। अब परिभाषा उदाहरण याद रखिएगा, परीक्षा में लिख दीजिएगा, आंसर 100 के 100 आएंगे। चलते हैं आगे। अब कह रहा है आपसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लाभ हानि के संदर्भ में ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया को समझाइए। तो हम लोग कई बार इसको पढ़ चुके हैं कि भाई ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, अवकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसको कई बार हमने इस बात को समझा है कि नहीं? तो भाई ऑक्सीकरण पूछ रहा है, तो हम लोग क्या लिखे थे कि जब कोई परमाणु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है या हाइड्रोजन से अलग होती है तो उसको कहते हैं हम लोग ऑक्सीकरण। जब कोई परमाणु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है या हाइड्रोजन से अलग होती है तो उसको कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्लियर? अवकरण, तो जब कोई परमाणु हाइड्रोजन से अभिक्रिया करती है और ऑक्सीजन से अलग होती है तो उसको कहते हैं हम लोग अवकरण। ठीक है, चलिए आगे हैं। निम्नलिखित कह रहा है निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, आपसे पूछ रहा है। नंबर 1, शरीर में भोजन का पचना। कौन सी अभिक्रिया है भाई? ऑक्सीकरण है। ये तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि शरीर में भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया। आगे Fe+CuSO4 FeSO4+Cu, अभी अभी एक तुरंत उदाहरण दिए हैं। कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है ये? विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि कॉपर का जगह कौन ले रहा है? फेरस ले रहा है, तो विस्थापन हो रहा है। आगे CaOH2 2HCl CaCl2+H2O, ये कौन सा अभिक्रिया है? तो हमको इसमें समझ में आया कि पहले वाले के साथ इसका और दूसरे वाले के साथ इसका बंधन बन रहा है, अर्थात यहाँ उभय। ठीक है, अब बंधन का मतलब यह है कि दोनों केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं। भाई आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, क्या पढ़ा होगा? संयोजन, संयोजकता और सॉरी क्या पढ़े थे रासायनिक बंधन में? नहीं पढ़े थे। सहसंयोजक और वैद्युत संयोजक। क्या पढ़े थे हम लोग? सहसंयोजक और वैद्युत संयोजक। ये भी बंधने हैं, वही बंधन की बात कर रहे हैं। आप लोग परिणय सूत्र वाला बंधन पर चल जाते हैं तुरंत। तो हम लोग पढ़ रहे थे कौन वाला? उभय विस्थापन का क्या है? यहाँ पर बॉन्ड है। चलिए आगे, तो कौन सा अभिक्रिया? उभय विस्थापन। CuOH2O Cu+H2O, ये ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। ये दोनों है, इसको कहते हैं हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं हम लोग? क्योंकि इसमें दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ चल रही है। कौन कौन? ऑक्सीकरण और दैट्स ऑल। अब आगे क्वेश्चन नंबर 6। कितने क्वेश्चन है क्या? और है क्या? आगे है क्या होता है, माने क्या होगा जब जिंक धातु को कॉपर सल्फेट की विलयन में डालेंगे। देखिए कह रहा आपसे कि कॉपर सल्फेट का विलयन है। अब आप अगर जिंक डालेंगे तो क्या होगा? तो कुछ नहीं, जिंक सल्फेट से अभिक्रिया कर लेगी, जिंक सल्फेट बनाएगी और कॉपर को क्या कर देगी? क्योंकि कॉपर कम क्रियाशील है और जस्ता ज्यादा क्रियाशील है। बस यही आपसे पूछ रहा है, जिंक धातु को अगर कॉपर सल्फेट की विलयन में डालेंगे तो क्या होगा? तो क्या लिखोगे? लिखना कि जिंक धातु को अगर कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो जिंक कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, अर्थात जिंक सल्फेट से भी क्रिया करके जिंक सल्फेट बनाएगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा। नेक्स्ट नंबर। अब आगे कह रहा आपसे सिल्वर धातु कॉपर सल्फेट की विलयन में डालेंगे तो क्या होगा। देखिए फिर से कह रहा है कि अगर आपके पास कॉपर सल्फेट का विलयन हो और इसमें आप सिल्वर डाल दिए तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी। हमने इसको बताया था, समझाया था वहां पर कि भाई क्योंकि कॉपर ज्यादा क्रियाशील है और सिल्वर कम क्रियाशील है। लघुतरीय क्वेश्चन में हमने इसको विस्तार से समझाया था। नहीं कि आप दो प्रश्न ले लीजिए, दोनों में H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल लीजिए, एक में चांदी का चम्मच डालिए और एक में तांबे का चम्मच डालिए। कुछ समय छोड़िए तो आपको पता चलेगा कि कॉपर वाला जल्दी संचारित हो गया, चांदी वाला संचारित नहीं हुआ। इसके अलावा और सारे उदाहरण करके हमने समझाया था वहां पर। तो आपने क्या समझा कि कॉपर सल्फेट में कॉपर ज्यादा क्रियाशील है, सिल्वर कम क्रियाशील है, अर्थात कॉपर सल्फेट की विलयन में सिल्वर डालेंगे तो कोई अभिक्रिया, लोहा डालेंगे तो होगा, जस्ता डालेंगे तो होगा, लेकिन सिल्वर डालेंगे तो कोई अभिक्रिया। चलिए आगे, पोटेशियम आयोडाइड का विलयन लेड एसीटेट के विलयन डाला जाता है तो क्या होगा। तब पोटेशियम आयोडाइड के विलयन में लेड एसीटेट का विलयन डालेंगे तो क्या प्राप्त होगा? पोटेशियम एसीटेट और लेड आयोडाइड। क्या प्राप्त होगा हमें? ये हमने फिर इसी चैप्टर के लघुतरीय क्वेश्चन में शायद 20वां नंबर क्वेश्चन है या 19वां नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन है, तो उसमें हमने इसको समझाया था। 19 नंबर क्वेश्चन है,
ठीक है, यानी कि आप क्या प्राप्त होगा, देखिए पोटेशियम आयोडाइड और लेड एसीटेट हैं, तो मुझे प्राप्त होगा लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट प्राप्त होगा। कोई दिक्कत? इसके लिए विस्तार से देख लीजिए, लघुतरिया में लिखा हुआ है, वहां पर समीकरण भी लिखा हुआ है। तो आज के लिए इतने ही। बधाई हो, आपका चैप्टर आज दीर्घोत्तरीय भी खत्म हुआ। अगर हमारी समझाने का तरीका अच्छा लगा तो बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। और हाँ, अगर आप अभी तक देख रहे थे तो हमारी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और करना क्या है समझ रहे ना, जिंदगी का आनंद लीजिए, लाइक कमेंट करिए। विशेष मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।